जी नमस्कार राकेश जी। नमस्कार जी। आज के हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो आपने हर्बल फार्मिंग या फिर मेडिसिनल प्लांट की फार्मिंग की, इसकी शुरुआत कब हुई और आप ये पहले से ही करते हैं या ये आपने कैसे शुरुआत की, इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में हुई और गांव में जब मैं पढ़ने जाता था और जब पंसारियों को देखता था तो मुझे ये आकर्षण करता था कि औषधीय खेती में जो पंसारियों के पास जो जड़ी बूटियाँ पड़ी है वो हमारे खेतों में आसानी से उगती है, प्राय उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। तो ये एक दिल में ये चीज़ घर कर गई थी कि क्यों ना हम इस खेती में इसको मेडिसिनल प्लांट्स की खेती में आए। उच्च शिक्षा के लिए मैं फिर हमारी राजस्थान की राजधानी जयपुर में महाराजा कॉलेज में मैंने दाखिला लिया और वहाँ पे मेरे किसी साथी के माध्यम से मैं एक कंपनी है मरुधर हर्बल सीड जिसके सीईओ डॉक्टर गोपाल चौधरी थे, उन तक पहुँचा और उनके माध्यम से मुझे स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चूँकि मेरा ये सब्जेक्ट अट्रैक्शन में था और मैं चाहता था कि इस खेती में किसानों को साथ लूँ, मैं भी इस खेती में आऊँ, जड़ी बूटियों का काम करें। ये मेरे प्रोफेशन में नहीं था क्योंकि मैं किसान हूँ और ना ही हमारे परिवार में और हमारे समाज में कोई इस तरह का रोल मॉडल नहीं रहा जिसको देख के मैं अट्रैक्ट हुआ। बट मुझे इच्छा थी कि मुझे करना चाहिए। मैं मेडिसिन प्लांट बोर्ड के संपर्क में आया तो वहाँ मैंने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया। मैं वहाँ मोटिवेट हुआ। उस समय कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग का कंसेप्ट चलता था कि किसान को अधिकतम 9 लाख रुपए तक का अनुदान मिला करता था और 10% उसको बैंक से लोन लिया कर जाना होता था। तो एक वो बहुत अच्छी प्रोत्साहन योजना थी। अनुदान लोन से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा अनुदान हुआ करता था, तो वो एक किसानों को अट्रैक्ट भी करता था जिसके कारण से किसान इसकी तरफ मूव हो। तो हमने शुरुआत की, मेरे गांव के 14 आसपास के किसानों को साथ जोड़ा और हमने औषधीय खेती के लिए अनुदान लेने के लिए मेडिसिन प्लांट बोर्ड में हमने प्रोजेक्ट सबमिट किए। हमारे किसानों के प्रोजेक्ट सबमिट जो हुए उसमें से कुछ जो वाइबिलिटी चेक करने के बाद में प्रोजेक्ट में से कुछ हिस्सा काट लिया गया, लेकिन हमें अनुदान मिला। बट हमने जो फसलें चयन की थी वो बिल्कुल गलत थी। इसके बारे में हमें किसी ने समझाया नहीं था कि आपको किस फसलों को चयन करना है, बल्कि हम लोभ में उन फसलों में चले गए जिनमें अनुदान ज़्यादा था। तो ये नहीं देखा कि ये हमारी जलवायु में होगी या नहीं होगी। तो उन फसलों में जैसे सफ़ेद मूसली है, कलियारी है, कुछ ऐसी और जैसे स्टीविया है, इन फसलों को हमने किया। हमारे जो अनुदान मिला उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ क्योंकि प्लांटिंग मटेरियल लगा, मेहनत लगी और रिजल्ट हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। यानी कि शुरुआती दिनों में आपको नुकसान भी झेलना पड़ा। जी जी। उसके बाद लेकिन क्या होता है कि अब जब किसान गलती कहाँ करता है, एक क्षेत्र में जब वो आगे बढ़ता है और वहाँ उसको समस्या आती है, फेल हो जाता है या उसकी कोई फसल नुकसान होती है तो वो वहाँ हार के बैठ जाता है कि ये मेरे लिए सक्सेस नहीं है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा। बट हम उसके फेल होने के कारणों पे गए। मैंने ये देखा कि ये फसल तो सक्सेस हो सकती है, फेल होने का रीज़न क्या है, और फेल होने के 3 ही कारण होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। एक तो आपको एग्रो टेक्निक की जानकारी ना हो। दूसरा, आपने जलवायु के अनुरूप फसल का चयन ना किया हो। और तीसरा फेल होने का कारण होता है आपको क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल और उसकी मार्केट एश्योरेंस ना हो। मतलब कि आपकी फसल को बेचने के लिए आपका कनेक्टिविटी मार्केट से नहीं होना भी आपके फेल होने का कारण हो सकता है। तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स पे मैंने सोचा कि हमारी फसल जलवायु के अनुरूप फसल का चयन ना करना हमारी फेलियर का कारण रहा। मार्केट हमें नहीं मिला तो उसको तो हम खड़ा कर सकते हैं, और उसी दिशा में फिर मैंने काम को आगे बढ़ाया। मैंने शुरुआत की और फिर मैंने राजस्थान का जो एरिड प्लांट है जो कि आसानी से यहाँ हो सकता है, मैंने देखा कि एलोवेरा, कैक्टस प्लांट और ये हमारे यहाँ कब्रगाह में और ये हर जगह पे जहाँ जंगली जगह है वहाँ पे भी ये आसानी से खूब फलता फूलता है। इसको ज़्यादा केयर टेकिंग की आवश्यकता नहीं, पानी की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने उसको मेन बेस्ट प्लांट स्टार्टिंग वहाँ से की, उसकी मार्केटिंग करना शुरू किया, ट्रेडर से मिला, कंपनियों से मिला और
हमने इसको पहले रॉ फॉर्म में बेचना शुरू किया। तदुपरांत हमने आपके मुंबई की एक कंपनी से टाई अप हुआ हमारा, और उन्होंने हमें वैल्यू एडिशन में हमारी एंट्री हुई। सही मायने में वो एक टर्निंग पॉइंट रहा हमारा। वहाँ से हमने वैल्यू एडिशन करना सीखा। उस समय हमारे यहाँ 90 महिलाएं प्रतिदिन रोजगार पे आती थी, और हम 20 टन पर डे का एलोवेरा प्रोसेस करते थे। हमने पूरे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और हमारे आसपास के सभी नज़दीकी स्टेट से हमने सभी किसानों से एलोवेरा प्रोसेस यहाँ अपने गांव राजपुरा में ला करके प्रोसेस भी किया। ये सेटअप होने के बाद हमने दूसरे प्लांट्स पे ध्यान देना शुरू किया कि मेडिसिनल प्लांट की खेती का मतलब यह है कि आपके घर पे, आपके खेत में जंगल स्थापित करना। क्योंकि चरक संहिता या भावप्रकाश निघंटु जो ग्रंथ लिखे गए आयुर्वेद के, वो उस कालखंड में लिखे गए थे जब पूरा भारत जंगलों से आच्छादित था। मानव संस्कृति का सिर्फ उद्गम ही शायद हुआ होगा उस समय। इंसान कम थे और जंगल ज़्यादा थे। तो जड़ी बूटियाँ सारी सर्ब्स, क्रीपर्स, पेरेनियल क्रॉप, सीजनल क्रॉप, मतलब कि हर तरह के वनस्पतियों से मिलकर के ही हमारे आज जो आयुर्वेद के सार सूत्र है वो पूरी दवाइयाँ बन पाती है। तो एक सिंगल क्रॉप को लेकर के आप औषधीय खेती की कल्पना नहीं कर सकते। इसी सेक्टर में हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको कैटेगराइज करके और बड़े पेड़ों को भी किसानों को प्रमोट करें कि बड़े पेड़ भी लगाएं। वो कुछ क्लाइंबर स्पीसी जैसे कि गिलोय है, अपना ये गुड़मार है, दमावेल है, कोंच है, करेला है, इस तरह की क्लाइंबर्स स्पीसीज को भी उनको बोल के लगवाया जाए। जीवंती जैसे कि बिल्कुल ख़त्म लेप्टिडेनिया रेटिकुलेटा बिल्कुल लुप्त प्राय है, तो क्या वो नहीं हो सकती? संभव है, लेकिन किसानों को हमें उसकी तरफ बताना पड़ेगा। वो प्रक्रिया हमने शुरू की। उनको सबसे मोटी समस्या आती है प्लांटिंग मटेरियल की। किसान आज खेती तो सब कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल कहाँ मिलेगा और उसकी कीमत क्या होगी? कीमत में भी किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है। प्राय देखा गया है कि एलोवेरा या सफ़ेद मूसली, सतावर, इन सभी जो अट्रैक्टिव प्लांट्स हैं जिनके ऊपर सभी लोग खेती करना चाहते हैं, तो उन लोगों उसमें प्लांटिंग मटेरियल में बहुत 5 गुना 10 गुना तक की कीमत लोगों से ऐंठी जाती है, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हमने अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल और सही कीमत पे किसानों को देने का भी एक हमारा मिशन बनाया, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने हम देखा भी है कि हमने वो हमारे प्लांटिंग मटेरियल की लिस्ट मैंने कंपेयर करवाई है कि कितना ज़्यादा फर्क है। यही कार्य हम आगे करते करते आज हमारे पास लगभग 245 तरह की जड़ी बूटियों की सूची है, और हमारा एम जो हमारे सोशल एंटरप्राइज है विनायक हर्बल, उसका एम एक ही है, किसान से मटेरियल को सीधा प्रोक्योर करना, और वैल्यू एडर जो आगे सेकेंडरी वैल्यू एडर, चाहे वो फार्मा कंपनी हो या हमारे वैद्य हो या वो एक्सपोर्टर हो, उनको सीधा उपलब्ध करवाना। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। इसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ नए किसान हैं जो चाहते हैं कि औषधीय वनस्पतियों की खेती करें, उनके लिए जैसे कि वेस्टर्न रीजन है या फिर ऑल ओवर इंडिया में है, उस जगह की औषधीय वनस्पतियों की संपदा है जो भारत में कम होती जा रही है दिन ब दिन, उसको बढ़ावा देने के लिए या फिर किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो नए आना चाहते हैं औषधीय वनस्पतियों के? किसान भाइयों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, औषधि खेती निश्चित तौर पे हमें करनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना काल में हमने देखा है कि आयुर्वेद सेक्टर बहुत ग्रोथ कर रहा है। आज पूरे देश दुनिया में आयुर्वेद धूम मचा रहा है। हमें विश्व गुरु बनना है और आगे बढ़ना है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम खेती करें, क्योंकि जंगल तो अब लुप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए। तो इस स्थिति में खेती करें, बट कौन सी खेती आपको करनी है, आपके लिए कौन सी उपयुक्त होगी, ये यहाँ आने पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है मोटा मोटी, कि आपकी जलवायु के अनुरूप आपको फसल का चयन करना है। खेती करने से पहले ट्रेनिंग विशेष तौर से ज़रूर लें। ट्रेनिंग का मॉडल कौन सा होना चाहिए, वो आपकी भाषा में एक लिमिटेड पाठ्यक्रम में आपको कोई अगर सिखा रहा है, वही ट्रेनिंग आप लें। आप खेती करने से पूर्व प्लांटिंग मटेरियल की गुणवत्ता और उसकी कीमत, ये 2 चीज़ पे ज़रूर चिंतन करें। इसके अलावा आपके पास मार्केट की सुनिश्चितता ज़रूर हो। आप किसी भी मंडी
चाहे वो वर्चुअल हो या वो कोई मंडी हो या कोई कंपनी हो, जिसके साथ आपका अनुबंध हो जाना चाहिए। आपको बेचने की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप खेती करें। औषधीय खेती में लगभग 1528 वनस्पतियां हैं जिनकी ज़रूरत होती है आयुर्वेद में दवाइयाँ बनाने में। उनमें से किसी भी प्लांट की आप खेती करें, आज के समय में उसकी मार्केट बहुत अच्छी है, बशर्ते आप गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए अगर कार्य करते हो। आपको जो रॉ मटेरियल आप तैयार कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का, हाइजीनिक होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखने वाली है। यही एक्चुअली किसान के एंड पे प्राइमरी वैल्यू एडिशन है। अब खेती करते करते हुए आपने अपनी कंपनी विनायक हर्बल अभी शुरू की है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए किसान भाइयों और बहनों को। विनायक हर्बल मेरी कंपनी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये हमारे भारत के सभी उन किसानों की है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। हमारे साथ जो किसान जुड़ता है उसको ये मालूम होता है कि मेरा जिम्मेदारी विनायक हर्बल में खेती करने की है। कुछ किसानों को हमने जिम्मेदारी इसकी मार्केटिंग भी दे रखी है। हमारे किसान जो हैं वो वस्तु विनिमय, हमारी कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है वस्तु विनिमय। हम लोग किसान से माल लेकर के उसको व्यापार, वो अगर आगे मार्केटिंग करना चाह रहा है तो हमारे फिनिश गुड को अपने रॉ मटेरियल के बदले में फिनिश गुड लेकर के मार्केटिंग भी कर सकता है। हमारी कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो ये है कि देश भर में एफपीसी बनाएं। हम एफपीओ या एफपीसी जो फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, ये हमें उम्मीद है। अगर सरकार इस क्षेत्र में आगे नहीं भी इनिशिएट करती है हमारे लिए, तो भी हमारा लक्ष्य है कि हम प्रत्येक ज़िले में किसानों को एक एफपीओ मॉडल में साथ लेके आएँ। एफपीओ अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी होगी, बट वो हमारी कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। उनके लिए जो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है वो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे कि उनको कैसे आगे बढ़ना है। साथ ही साथ हम हमारे रिटेल आउटलेट, अभी जो रॉ मटेरियल की सबसे बड़ी समस्या है कि हर जगह पे क्वालिटी का रॉ मटेरियल कंज्यूमर को नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो उसको ग्रेड सी मिलता है और उसका कीमत उसको ग्रेड ए का चुकाना पड़ता है, और जिसको ग्रेड सी चाहिए उसको मटेरियल तो ग्रेड सी का ही मिलता है, बट कीमत उसको भी ए ग्रेड की चुकानी पड़ रही है। तो ये बड़ा एक विरोधाभास है और बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसको निराकरण के लिए हम अब रिटेल हमारे आउटलेट चेन भी स्टार्ट करने वाले हैं। प्रत्येक ज़िले में और प्रत्येक तालुका तक हम पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। तो आज हम आए थे राजेश जी चौधरी जिनके पास, जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे लिए, जिनको हर्बल मैन से भी जाना जाता है। और अधिक जानकारी के लिए हम हमारे डिस्क्रिप्शन में आरसीएफसी वेस्टर्न रीजन के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और विनायक हर्बल के भी कांटेक्ट दे रहे हैं जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी धन्यवाद। आप इंफॉर्मेशन दीजिए, ये आपका जो प्रोडक्ट्स है पूरा औषधीय वनस्पति है, तो उसके बारे में। जैसे कि ये हिंगोट बेलानेटिक्स इजिप्टिका इसका बोटनिकल नेम है, और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, मालवांचल में, मतलब भारतवर्ष में हर जगह पाया जाता है। इसमें क्या है, सेफोनिन होता है। सेफोनिन होता है। इसके 4 लेयर होते हैं। ऊपर की जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं, फिर अंदर इसमें गुद्दा होता है जो लेक्सी मतलब चिपचिपा होता है, फिर उसके अंदर गुठली हार्ड कवर होता है, फिर उस गुठली के अंदर बीज होता है इसका। तो ये एक बहुत ही औषधीय उपयोग का प्लांट है। अब धीरे धीरे लुप्त होने जा रहा है, तो हमें इसको रीग्रोथ करने की आवश्यकता है। इसकी मार्केट डिमांड लगभग 500 टन है, और हमारी कलेक्शन इसकी एवरेज 50 टन से 100 टन के बीच में हमारी कलेक्शन किसानों की रहती है। इसका औसत बाजार मूल्य जो है वो ग्रेड वाइज अगर अपन देखें तो 1500 1200 शायद, या क्या है उसमें देखना पड़ेगा, 1200 फिर 1000 और 800 इस तरह से ग्रेडिंग है, और सेलिंग प्राइस उसी हिसाब से इसकी हमारी रेट है। ठीक इसी तरह से जैसे ये करंज है, करंज सीड, पोंगामिया, करंज सीड का भी, हाँ, करंज सीड का, करंज की पत्ते और करंज की छाल, ये 3 पार्ट इस पौधे के काम में आते हैं। किसानों के खेतों में, जंगलों में जिसके पास रोजगार नहीं है,
तो वो जंगल में इस तरह के जो ये पौधे खूब होते हैं, इसको सस्टेनेबल तरीके से अगर एज पर फॉरेस्ट रूल इसको कलेक्ट करें, इनके सीड को, इनके लीफ को, इनकी बार्क को, तो एक अच्छी आमदनी वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस साथ पौधे का सभी पार्ट लगभग उपयोग में आ सकता है। फिर अपन आगे आते हैं तो ये है बिच्छू फल, मार्टिनिया एनुआ, जिसको काकनासा भी बोलते हैं, क्योंकि ये काक की तरह, इसकी काक की नास की तरह होता है। ये प्लांट सीजनल प्लांट है और ये एक रेनी सीजन में मतलब बरसात के टाइम पे उगता है। इसको अगर हमें खेती करनी हो तो बारिश से पहले इसको बीजना होता है, क्योंकि इसके ऊपर हार्ड कवर, इसका ऊपर जो बीज सीड का जो हार्ड कवर है वो इतना हार्ड है कि इसको हाई बरसात से पहले जब गर्मियों में ज़मीन में रहेगा तो इसके ये जो ऊपर का जो कवर है ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो जर्मिनेशन इसका फास्ट होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। हम लोग अभी इसके बीज को मूंगफली के साथ इंटरक्रॉपिंग करवा रहे हैं। मूंगफली जो ग्राउंड नट हमारे यहाँ खूब होती है, वो गर्मियों के टाइम में जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। तो उस समय टेम्परेचर हाई रहता है तो फसल कट जाती है, क्योंकि पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऊपर से टेम्परेचर तेज़ होता है, इस कारण से फसल कट जाती है। इसको साथ लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि इसके पत्ते चौड़े होते हैं, तो ये उसको फसल को कवर करके रखता है। तो एक तो सीधा सन रेज से उसका प्रोटेक्शन, प्लस एवोपरेशन को रोकता है। छाया नीचे रहेगी तो नमी बनी रहेगी, तो जो नीचे ग्राउंड नट है वो अच्छी ग्रो करेगी। फसल में जो लट और दूसरे रोग लगते हैं उसमें भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन होता है। साथ ही साथ इसका बायोमास, इसके पत्ते जो वो गिर के खेत में गिरते हैं तो जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। इट मीन्स की सीधी बात है कि खेत की फर्टिलिटी बढ़ती है। साथ ही साथ इससे भी आमदनी होगी, आपकी ग्राउंड नट में भी 15 से 20% तक प्रोडक्शन में बढ़वार हो जाएगी। ये सीड हैं टेप्रोसिया परप्यूरिया, सरपुंखा, जिसको पवाड़ भी बोल रहे हैं, सरपुंखा, जो कि लीवर की बहुत अच्छी टॉनिक है। इसकी जड़ें भी आयुर्वेद में उपयोग में आती है और इसकी कंपनियां इसके पंचांग भी उपयोग में लेती है। हमारा सबसे ज़्यादा कलेक्शन सरपुंखा का है। सरपुंखा का हम अभी खेती भी करने जा रहे हैं। हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है हिमालय ड्रग कंपनी के साथ में, और आप देखिए सीड आपको इसके कहीं नहीं मिलेंगे, केवल मात्र हमारे इस सेंटर पे ही आपको ये सीड देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अब ये देखिए साइप्रस रोटंडस, नागर मोथा, गोल वाला मोथा, जो कि किसानों के लिए सबसे बड़ी अभिशाप है। ये एक वीड ऐसा है कि जो निकालते निकालते भी निकल जाता नहीं है और किसानों के लिए सबसे बड़ी सरदर्द है ये। तो इस आपदा को अवसर में ऐसे बदला जा सकता है। इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत जगह पे है और इसकी अच्छी खासी डिमांड है। तो इनको जब किसान निकालता है, हमारे यहाँ ये मूंगफली में काफ़ी ये हो जाता है, तो मूंगफली की जब चनाई करते हैं लास्ट में, तो छानने में जो मूंगफली के साथ में इसकी जड़ें, ये जो राइजोम है, ये भी साथ में आ जाते हैं। किसान अब तक तो इसको जला के फेंकते थे क्योंकि इसका यूटिलिटी नहीं थी, इसका क्या उपयोगिता पता नहीं था। अब लेकिन उनको मालूम पड़ा कि इसकी मूल्य है, ये आयुर्वेद में काम में आता है। ये हमने वहाँ पे जहाँ इसकी ज़्यादा मात्रा में इसकी कलेक्शन होता है वहाँ पे हमने इसका सेंटर बना दिया, तो अब किसान उसको फेंकते नहीं है और ये करीबन 2000 रुपये कुंटल के आसपास इसका मूल्य रहता है और ये बिकता भी है। ये बार्क है इसका, बबूल अकेसिया निलोटिका की बार्क है। ये सिनेमन दालचीनी है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम से हमारा कलेक्शन सेंटर है, वहाँ से ये आता है। हमारे पास जितने भी आपको ये वनस्पतियाँ दिखाई दे रही है, कोई भी हमने किसी ट्रेडर से नहीं ली है। ये टोटली हमारे किसानों द्वारा या हमारे कलेक्टर द्वारा कलेक्ट की गई है। हमने ये प्रयास किया है कि किसान और ट्रेडर कलेक्टर हमारा ये नॉलेज रहे उसको कि उसको किस क्वालिटी का मटेरियल को कलेक्ट करना है। हमने हमारी प्राइस लिस्ट में भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाया है कि आप अगर ग्रेड ए का मटेरियल तैयार करोगे तो आपको कीमत अच्छी मिलेगी। तो किसान वहाँ देख के और ये अनुभव करता है कि मुझे क्वालिटी मेंटेन रखनी है, तभी मुझे अच्छा पैसा मिल पाएगा। ये हमारा एक थीम है कि किसान समझे कि उसको हाइजीनिक तरीके से कैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को करना है। ये सीड आप देखिए, ये आपको यूनिक सीड मैं आपको दिखाता हूँ। ये भूमि आंवला सीड है, भूमि आंवला फ्लैंथस एमरस का सीड है। आप यकीन माने
इंडिया में आप कहीं भी किसी भी सरकारी गैर सरकारी नर्सरी या सीड सेंटर या जो भी संस्थाएं हैं जो कि इसका काम करती है, भूमि आंवला सीड मुझे लगता है कि आपको अगर बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो कोई उपलब्ध नहीं करा पाएगा। इसका कारण है कि इसकी अभी प्रॉपर तरीके से किसी ने कल्टीवेशन नहीं की और इसका सीड इतना बारीक होता है कि इसको कलेक्ट करना बहुत टिपिकल टास्क है। हमने इसकी SOP डेवलप की है, हम इसका सीड बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 500 किलो से ज़्यादा हमारे पास सीड इसका उपलब्ध है। इसके बाद में ये देखिए आप चंद्रसूर, नहीं ये कालमेघ का सीड है, एंडोग्राफिक्स। कालमेघ हमारे पास में लगभग 1500 हेक्टेयर के आसपास किसानों ने इसकी खेती हमारे राजस्थान और नीमच के बॉर्डर के आसपास खेती कर रखी है। ये सीजनल प्लांट है। इसको दो तरह से इसको हार्वेस्ट किया जाता है। अगर आपको सीड इसका कलेक्ट करना है तब आपको जनवरी में, अब जैसे अब सीजन आ रहा है जनवरी में इसको हार्वेस्ट करना है, तब तक इसकी फलियां पक के और इसका बीज पक जाता है। और अगर इसको आपको पूरे बायोमास के लिए अगर कलेक्ट करना है पंचांग के लिए, तो फिर आप इसको अक्टूबर में इसकी हार्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके दो समय हैं, एक अक्टूबर और एक दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक। जनवरी फर्स्ट वीक में वही किसान रखते हैं जिनको सीड कलेक्ट करना हो, और अक्टूबर में जिसको काट लेते हैं उसमें सीड मैच्योर नहीं होता, इसलिए उसका कलेक्शन सीड का नहीं किया जा सकता। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ सारी तरह वनस्पतियाँ हैं। हमारे पास 245 तरह की वनस्पतियाँ अभी है और लगभग 23,000 के आसपास किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 226 जिलों में हम जुड़े हैं किसानों से। हमारा लक्ष्य किसानों तक पहुंचना है और उनको सेल्फ सस्टेन करना, और इसी तरह के ये जो मॉडल है यही सेंटर हमारे हर ज़िले में बने, जहां से सीधा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक दूसरे से जुड़े और क्वालिटी के हिसाब से ही उनको प्राइसिंग पे करनी पड़े कंज्यूमर को, और किसान क्वालिटी के हिसाब से ही अपना उत्पादन की मूल्य लेवें। ये हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। ये जो फील्ड आप देख रहे हो ये हमारे किसान हैं, सबलपुरा निवासी, उनका फार्म है। इसमें ये एलोवेरा की खेती की हुई है। ये एलोवेरा के प्लांट जो है पिछले 5 साल से चल रहे हैं। एलोवेरा 10,000 पौधे प्रति एकड़ में लगते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और फिर लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट के गैप में इसको लगाया जाता है। बड़े पेड़ों में आप देख सकते हो, देखिए आपको ये प्रूनिंग किए हुए प्लांट दिखाई दे रहे हैं। ये है एलेंथस एक्सेल्सा अरलू के पौधे। ये कैटल फूडर है। इसके साथ ही साथ कई सारी फार्मेसी में इसके पत्तों की डिमांड है। इसके अलावा यहाँ पे बारिश के सीज़न में पुनर्नवा नेचुरली ग्रो हो जाता है। शुरुआत में हमने कुछ सीड इसमें फेंक दिए थे, अब उनके सीड यहाँ ज़मीन पे बिखर जाते हैं। अगली बार के लिए हमें दोबारा बोने की आवश्यकता नहीं है। ये बीच का जो गैप आप देख रहे हैं एलोवेरा के बीच में, ये बारिश के सीज़न में पुनर्नवा से आच्छादित हो जाता है। तो यहाँ से 3 तरह की क्रॉप निकल रही है। चूँकि ये एडवर्स क्लाइमेट है, आप देख रहे हो पानी यहाँ बिल्कुल नहीं, पूरा ड्राई एरिया है। तो यहाँ पे किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको 12 मास इंगेज रखा रहा है फार्म में, ये मॉडल की विशेषता होनी चाहिए। तो हमने इसमें एलोवेरा, पुनर्नवा और एलेंथस एक्सेल्सा, इन 3 प्लांट्स की क्रॉप कर रखी है। ये एरिया करीब 1 हेक्टेयर का है। इसे 1 हेक्टेयर में औसतन 5 से 5.5-6 लाख रुपए तक की आमदनी ये किसान एक साल में लेता है। साथ ही साथ इसको दोबारा नहीं बोना पड़ता है। किसान को सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, एक सीजनल क्रॉप आपने लगा दी, उसको एक बार बो दिया, ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर वो तैयारी करनी पड़ती है, फिर बीज चाहिए, फिर वो डिपेंड हो जाता है मार्केट पे बीज खरीदने के लिए, ट्रैक्टर का बुआई का खर्चा। इस तरह के मॉडल में बार बार बोने, जुताई, खाद, बीज, इनसे हमें निजात मिल जाती है। तो नेट इनकम जो है वो किसान की आती है। दूसरा, आप अभी देख रहे हो कि इसमें सर्दियों के टाइम में एलोवेरा में दिसंबर और जनवरी माह में ये इसकी फली लगती है। इसको एलोवेरा की फली बोलते हैं। इसके अंदर आप पीला पानी, ये जो पीलापन दिख रहा है ये एक्चुअली एलोइन नहीं है। एलोइन तो बहुत खारा होता है जो कि एलोवेरा के पत्ते में पाया जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें से भी एक पीला पदार्थ निकलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये पीला पदार्थ निकलेगा। ये पीलापन जो है ये खारा है। इसको आप जीभ टच कीजिए,
तीता है, मतलब इसका बहुत कड़वापन है। और इसमें ये पीला है, ये आप खाइए, इसमें आपको खारापन नहीं लगेगा। ये बहुत है। इसकी सब्जी बनती है, ये बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी। एलोवेरा के इस फलियों की अचार और सब्जी बहुत ज़बरदस्त बनती है और ये बाज़ार में करीबन 100 रुपये किलो बिकती है। ये भी एक किसान की आमदनी का अच्छा जरिया हो सकता है। साथ ही साथ इन प्लांट्स के साइड में आप देखिए, इसके सक्कर्स निकल रहे हैं, ये पौधे तैयार हो रहे हैं। जो ये बल्ब इसके तैयार हो रहे हैं, ये बल्ब एक पौधे से, एक मदर प्लांट से साल में 5 से 6 बल्ब निकलते हैं। इनको अगर टाइम से नहीं निकाला जाता है तो फिर ये बहुत डेंस हो जाते हैं। जिस तरह से आप ये देखिए, इन प्लांट्स को नहीं निकाला, ये डेंस हो गए। अब फिर इनके सक्कर्स निकलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा और मदर प्लांट को का जो फूड है, जो इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो ये ज़मीन से ले रहा है, उसमें अब ये बंटवारा करने लगे। तो मतलब ये है कि मदर प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट पड़ेगा। ये निकालने ही है। इनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, आगे कहीं आपको खेती करनी है या कोई नया किसान करना चाहे तो उसको ये दिए जा सकते हैं।